नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपके सामने फिर आज उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिनों के बाद अपनी सेहत का उपचार करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितने भी अभी तक अपने YouTube में जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया था जिसमें कि मैंने अपने जीवन के इंजन के बारे में डॉक्टर साहब से बात की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आया होगा। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मेरी YouTube चैनल रविंद्र थपलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव द कंटेंट्स ऑफ दिस चैनल। आज मेरा मकसद ऐसे टॉपिक पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ जो कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो है हमारा अन्न। क्योंकि अनाज होगा, सब्ज़ी होगी या और भी कुछ खाने पीने की वस्तुएं जो हमें डेली रूटीन में ज़रूरत होती हैं वो होंगी तो हम सभी एक अच्छे बैलेंस्ड फूड की खा सकेंगे। आपको पता होगा कि मैं एक बहुत एक विचार के साथ, एक सोच के साथ रूफटॉप गार्डनिंग पर काम कर रहा हूँ। मैंने अपने घर में रूफटॉप गार्डन लगाया है जिसमें कि सीजनल वेजिटेबल्स में लगाता हूँ, जो कि आप मेरे इस चैनल में भी जो पीछे मैंने अपलोड किए हुए हैं कुछ वीडियोस देख सकते हैं और आशा करता हूँ आप ज़रूर देखेंगे और अपने कमेंट्स भी लिखेंगे। उसी के बारे में आज मैं कुछ चीज़ें आपसे साझा करना चाहता हूँ कि अब सितंबर का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, अक्टूबर का महीना आने वाला है, तो इसके लिए अभी से हमें अपने रूफटॉप गार्डन की जो रबी की क्रॉप्स हैं उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अपने जितने भी हमारे बेड्स हैं या और भी मटेरियल जिसमें आप अपने ये सब्जियां वगैरह उगाते हैं या फ्लावर्स उगाते हैं, उनको अब फिर से रिवाइव करना है। अब रिवाइव करने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, क्योंकि रूफटॉप गार्डन में हम क्रॉप्स तो लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्लावर, लेकिन उसमें हमें सप्लीमेंट्स भी, न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि वो ज़मीन में नहीं जाता है। इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी रूफटॉप में काम कर रहे हैं, अभी ये दिन है, अभी आप 8-10 दिन में अपने सभी रूफटॉप बेड जितने भी हैं उनका साफ सफाई कीजिए। खरीफ की क्रॉप को हार्वेस्ट कीजिए, अब उसको बंद कर दीजिए। हाँ, कुछ ऐसी क्लाइंबर्स हैं, कुछ कुकरबिट्स ऐसी हैं जो कि अभी चल सकती हैं, लेकिन हमें उसको न देखते हुए हमें अपने रबी की तैयारी अब शुरू करनी है। अगर उसमें हमें उसको काटना भी पड़े, हार्वेस्ट भी करना पड़े, तो वो कर दीजिए ताकि आपके बेड्स वो इस टाइम तैयार हो जाएं। और उसके लिए आपने क्या खरीदना है? आपने वर्मी कंपोस्ट खरीदना है, आपने कुछ नीम की खाद खरीदनी है, आपने सरसों की खली खरीदनी है, ताकि ये सारे सप्लीमेंट्स हम अपने जो ऑर्गेनिक क्रॉप खरीदनी है उसके लिए खरीद सकें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इन चीज़ों के लिए कि अगर आप खुद सीडलिंग्स उगाते हैं, क्योंकि रबी में मैक्सिमम जो क्रॉप्स आएंगी, वेजिटेबल्स आएंगी, वो सीडलिंग्स से आएंगे। जैसे नोल खोल आएगा, कैबेज आएगा, कॉलीफ्लावर आएगा, ब्रोकली आएगा, या अदर कुछ जो जिसको कि सोचल कहते हैं कश्मीरी में, या कुछ ब्रोकली वगैरह है, या एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं कुछ, ये सारी ट्रांसप्लांटेशन से होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि या तो अभी से आपको तैयारी रखनी है कि ये सीडलिंग्स कहाँ से मिलेंगी, लेकिन सीडलिंग्स वही उसी सोर्स से ले लें कि जो कि एक सर्टिफाइड सीड ग्रो करता हो। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड को अवॉइड करें। उस नर्सरी से सीडलिंग ले लें जो कि सर्टिफाइड हो, जिसमें कि
आजकल हाईटेक ग्रीन हाउसेस बहुत हैं जो कि ये काम करते हैं कि वो सीडलिंग्स ग्रो करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, हाइब्रिड सीडलिंग्स करते हैं, ग्रो करते हैं। सो उसकी तैयारी कीजिए। अगर आप खुद अपनी सीडलिंग उगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज एक अभी से बेड बनाना शुरू कीजिए और उसको अच्छी तरह से धूप दीजिए, क्योंकि बरसात में काफ़ी जो फंगस होता है या इंसेक्ट्स हुए होते हैं वो सॉइल में होते हैं, उनको अच्छी तरह से धूप दीजिए, हिलाइए उसको, और कुछ फ्यूमिगेशन भी कीजिए, ताकि नीम उसमें डाल दीजिए ताकि जो भी फंगस या बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी होंगे तो वो थोड़ा उससे मर जाएं, क्योंकि धूप इस टाइम अच्छी आ रही है। तो उसको अपनी बेड्स को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके जो फ्लावर्स हैं इस टाइम, आपको पता होगा कि इस टाइम हम तो लेट हो गए हैं कुछ फ्लावर्स में, लेकिन फिर भी अगर आपको मार्केट से मैरीगोल्ड वगैरह खरीदना हो तो मैरीगोल्ड खरीदते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि बेशक लाएं, लेकिन उनने क्या किया होता है, जो पॉट होता है जो उसमें जिसमें वो बॉल बनी होती है, उस बॉल की मिट्टी को थोड़ा खोल दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने उसमें, बिकॉज दे आर टेक्निकल और वो काफ़ी दूर से आए होते हैं वो प्लांट्स, तो वो उनको सर्वाइव करने के लिए वो सप्लीमेंट्स देते हैं। तो आप उस मिट्टी को थोड़ा खोल दीजिए और अपने बेड्स में, अपने जो पॉटेड पॉट्स हैं आपके, उनमें अच्छी मिट्टी जिसमें कि कोकोपीट हो, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट हो, जिसमें कि गोबर की खाद हो, या एनीथिंग, या कुछ सैंड का रैशो भी हो। तो इससे क्या होगा कि आपका पॉटेड जो मटेरियल होगा जो उसमें होगा वो अच्छी तरह से पोरस बनेगा और वो रूट्स को फैलने में मदद करेगा। अगर आप वहीं से उसी बॉल में डालेंगे, वही वैसे ही डालेंगे, तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद वो वहाँ पर नर्सरी में ठीक ठाक होता है, लेकिन घर आ जाकर वो खराब हो जाता है, इसलिए वो भी ख्याल रखना है। और इसको जब भी कोई मैरीगोल्ड का प्लांट यूज़ करें तो उसको पिचिंग ज़रूर करें। जब भी वो 3-4 सेंटीमीटर का हो जाए या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का हो जाए, तो ऑब्वियसली मैं तो इतना कहता हूँ कि 6-7 सेंटीमीटर हो, उसको पिचिंग ऊपर से उसका जो शूट है उसको काट देना चाहिए। उसका मकसद है, पिचिंग का मकसद ये है कि ऑफ शूट्स निकलें और हमें फ्लावर्स ज़्यादा मिलेंगे। जो ही ऑफ शूट ज़्यादा होंगे, अदरवाइज आपने देखा होगा मार्केट में जितने भी मैरीगोल्ड के आते हैं वो एक फ्लावर लेकर आते हैं, तो हम देखते हैं कि एक फ्लावर है, वो घर में वही एक ही फ्लावर रहता है। लेकिन जब भी हमें सेक्रीफाइस कीजिए उस फ्लावर को और उसके बदले उसको काट दीजिए, पिचिंग कर दीजिए, और पिचिंग करने के बाद उसमें ऑफ शूट्स बहुत ज़्यादा आएंगे और वो फिर फ्लावर्स में प्रोफ्यूज फ्लावर्स उसमें हो जाएंगे। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी आप जब भी आप सीडलिंग्स लगाएं तो कोशिश करें कि सीडलिंग्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप लगा देंगे तो वो भी ठीक नहीं रहता है। इस टाइम आप मूली भी लगा सकते हैं, इस टाइम आप क्या कहते हैं, धनिया, मेथी, पालक, ये सारी चीज़ें लग सकती हैं। लेकिन हाँ, ये 8-10 दिन पहले अपनी जितनी भी आपकी एरिया है उसको साफ़ सुथरा कीजिए, उसमें डिसइंफेक्ट कीजिए, उसमें घास वीडिंग वगैरह कर दीजिए। तो लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, कोई भी वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा इंपॉर्टेड प्लांट्स में, सिर्फ हैंड वीडिंग कीजिएगा। कुछ मालीज, कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं जी वीडिसाइड नहीं, नेवर यूज एनी वीडिसाइड इन द रूफ टॉप गार्डन, बिकॉज वीडिसाइड्स ऑलमोस्ट फिर बहुत इफेक्ट रहता है इनका। और दूसरी चीज़ है, ऑर्गेनिक ग्रो कीजिए, डोंट यूज़ एनी इंसेक्टिसाइड, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, यूज़ नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड जो है। और कोशिश कीजिए, अगर आपको लगता है कि मेरे क्रॉप में अच्छी क्रॉप आ रही है, अगर उसमें 1-2 कीड़े हो भी जाएं तो अवॉइड दैट, उन पत्ते को काट दीजिए, उसको क्रश कर दीजिए, बर्न कर दीजिए उसको, तो दैट विल सफाइज द पर्पस। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए था, अपलोड किया जो मैंने, कि आपको रूफ टॉप गार्डन के लिए रबी की क्रॉप्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। वट एवर यू हैव टू परचेज, वट एवर यू हैव टू ग्रो, एक प्लान बनाइए कि कितना एरिया में मैंने क्या क्या उगाना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक ही क्रॉप लगाएं तो फिर वो, तो अपने हिसाब से कि आपकी फैमिली कितनी, अगर आप 2 आदमी की फैमिली है, आपको कितना पालक चाहिए, आपको कितना गोभी चाहिए, आपको कितना। और मैं दूसरी बात ये भी एक चीज़ कहूँगा कि रूफ टॉप में ऐसी क्रॉप्स नहीं लगाएं कि जिसको कि काफ़ी टाइम लगता है मैच्योर, जैसे कि हमारे कोल क्रॉप्स हैं, जैसे कि हमारा कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है बनने में। तो उतनी देर में हम लीफी वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। सो क्योंकि आजकल एडवोकेसी है कि लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सो गो फॉर द लीफी वेजिटेबल्स। जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं इनकी तरफ जाइए, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और
एंजॉय कीजिए। और उसी तरफ से जब नवंबर फिर आ जाएगा, फिर यू कैन गो फॉर ओनियन की तरफ जा सकते हैं आप। इवन आई हैव सीन दैट पीपल रूफटॉप गार्डन में वो अच्छे अच्छे एक नए तरीके से अपने लैंडस्केपिंग करते हैं। वो फ्लावर्स का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर देते हैं, वो फ्लावर गार्डनिंग का ऐसा ढांचा खड़ा कर देते हैं कि जिससे कि रूप लगता है कि नहीं वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन उससे पहले मैं एक और गुजारिश करूंगा कि आपका छत हमेशा वाटरप्रूफ होना चाहिए। जब भी आप रूफ टॉप पर गार्डनिंग करें, इट शुड बी वाटरप्रूफ, क्योंकि पानी देते समय, और पानी ऐसा ना हो कि आपका छत में पानी स्टैग्नेंट हो जाए, लीकेज हो जाए और आपका जो सीलन आपके घर में आ जाए। सो पहले कोशिश कीजिएगा कि जितना भी आपका छत है उसको वाटरप्रूफिंग कीजिएगा। वाटरप्रूफिंग डज नॉट मीन कि इसको हम कोई, लेकिन प्रॉपर तरीके से वाटरप्रूफिंग करनी है, सो दैट सीपेज इज़ नॉट देयर, क्योंकि पानी तो देना है। और दूसरी चीज़ अगर पॉसिबल हो, इंस्टेड ऑफ गिविंग वाटर थ्रू जो बकेट्स वगैरह से, जिसको कि हम फ्लडिंग कहते हैं, वो ना करने के बजाय अगर हम स्प्रिंकलर, आजकल मार्केट में बहुत अच्छे स्प्रिंकलर सिस्टम आए हैं रूफटॉप के लिए, या ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप अपने किसी भी टेक्निकल आदमी से बात करके यू कैन यूज़ दोज थिंग्स। उससे ये होगा कि आपको पानी की बचत भी बहुत हो जाए। आजकल ऐसे सेंसर्स आए हैं कि आप लगा के रख दो, सेंसर लगा के रख दो कि 2 घंटे के बाद पानी बंद हो जाना था, ऑटोमेटिकली 2 घंटे के बाद पानी बंद हो जाएगा। सो यूज़ दोज थिंग्स जिससे कि आपका पानी की मिनिमम वेस्टेज हो जाए। और वैसे भी सर्दियों में पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन हाँ, सर्दियों में कुछ और चीज़ें हैं, वो अगले टॉपिक में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको आज मेरा ये वीडियो, जो कि मेरा एग्रीकल्चर संबंधित था, उसके बारे में था, आपको पसंद आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूर बात कहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल रविंद्र थपलू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको भी एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी टेक्निकल चीज़ें चाहिए, आप मेरे से जानना चाहती हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे अपने कमेंट्स लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिवर्ट बैक ऑन दोज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच।